हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वन शॉट सीरीज में अगला चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमारी बॉडी में जो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है टोटली या पार्शली, क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, इन्हें बाहर करने की ज़रूरत है। आइए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें एनिमल में, किसी भी एनिमल में, एनिमल्स की बॉडी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ सल्फेट, फॉस्फेट, एक्सेस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इन सब को हमें टोटली या पार्शली बॉडी से बाहर करने की ज़रूरत होती है। और ये जो बॉडी से बाहर किया जाता है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर, इसके लिए ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, उन्हें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। या ह्यूमन की बात करें, वेल डेवलप्ड ऑर्गन है, जैसे कि किडनी पाया जाता है एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिनको बाहर करने की ज़रूरत है, बाहर क्यों करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एनिमल, तो एनिमल्स की बॉडी एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जैसे कि अमोनिया। अभी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं और उन्हें बाहर कौन कौन सी चीज़ों को बाहर किया जाता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, आयंस जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। जब कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, या एक्सेस इंजेक्शन से। हम लोग इनको ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में ले लिए हैं, तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा, इन्हें हमें बाहर करने की ज़रूरत है। इनमें से जो आपने पढ़ा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, आयंस जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, इन सब में से अगर हम लोग देखें, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये कैसे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट है, और इन्हें हमें बॉडी से बाहर करने की ज़रूरत है टोटली या पार्शली। या तो कंप्लीटली इन्हें बाहर करने की ज़रूरत है, या पार्शली आंशिक रूप से हमें बाहर करने की ज़रूरत है। अब जरा देखते हैं, अगर हम लोग इनमें से बात करें क्यों बाहर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो देखते हैं कौन कितना टॉक्सिक होता है। इनमें से याद रखिएगा, जो अमोनिया होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, जो यूरिया होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो याद रखो, जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा बॉडी में, उसको उतने जल्दी बाहर निकालने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम देखें, जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर उसे हम बाहर निकाल रहे हैं, अर्थ पर एक्सक्रेट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं बाहर, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो सकता है। लेकिन अगर इसी सब्सटेंस को, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अगर इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है, इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। तो हमने कहा अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिनमें से अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, यूरिया जो है वो सबसे, अगर देखा जाए, मॉडरेट टॉक्सिक होती है, और यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होती है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया, सबसे कम टॉक्सिक जो है वो है यूरिक एसिड। तो इनको बाहर करने की ज़रूरत है, इन्हें बाहर किया जाएगा। लेकिन हमने कहा अगर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, वाटर में घोल दिया जाए, पानी में घोल दिया जाए, तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तो ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, चाहे अमोनिया हो मोस्ट टॉक्सिक है, यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, इनको बाहर करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इनको बाहर करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और तो वाटर, कितने वाटर की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं, आप याद रखिएगा, खाली आपको बता रहे हैं कि 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 ग्राम अमोनिया को बाहर करना है, 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए 10 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन जो है वो होते हैं यूरियोटेलिक। कैसे है? यूरियोटेलिक, जो कि यूरिया बाहर करते हैं। पर डे ह्यूमन 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर करता है। कितना? पर डे ह्यूमन 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर करता है। और सोचो, अगर हम लोग यहीं पर यूरिया पास करने के बजाय यूरिक एसिड पास कर रहे होते या अमोनिया पास कर रहे होते, कितना? 25 से 30 ग्राम। तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितने वाटर की ज़रूरत पड़ रही है? 500 ml। कितने वाटर की ज़रूरत पड़ रही है? 500 ml। तो सोचो, अगर हम लोग 30 ग्राम अमोनिया की बात करें तो हमें 15 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती। अगर हम यहाँ पर बोलें तो 12.5 लीटर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती। तो सोचो, अगर हमें
25 से 30 ग्राम डेली अमोनिया निकालना होता तो हमें इतने वाटर की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अगर वैसे ही रिलीज़ कर दे तो वो अर्थ पे टॉक्सिक होगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन कोई जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो अर्थ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में इतना वाटर नहीं होता है कि वो एक दिन में इतना एक्सक्रेट कर पाए, इतना पर डे रिलीज कर पाए। इसलिए अमोनोटेलिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। वो वही ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं जो जनरली पानी में पाए जाते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे जो पानी में पाए जाते हैं, क्योंकि वो उनके बॉडी वो पानी में है। अगर वो एक्सक्रेटरी वेस्ट को अपने अमोनिया को ऐसे रिलीज कर देंगे तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी वैसे भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो अर्थ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो तो अमोनोटेलिक नहीं हो सकते, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और अगर इतना टॉक्सिक सब्सटेंस अर्थ पर रिलीज करे तो वो दूसरे के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए वही ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होंगे जो पानी में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करें, देखो 50 ml हम लोग वाटर 1 ग्राम यूरिया के लिए हम लोग कितना निकाल रहे हैं बताओ, 25 से 30 ग्राम निकाल रहे हैं। क्लियर? तो इस वजह से हम लोग कितना 1 से 1.5 लीटर डेली यूरिन पास करते हैं, हम लोग वाटर पास करते हैं। तो चलो फिलहाल अमोनिया जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, यूरिया में। कहाँ पर चेंज होता है, लिवर में, एक साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल। एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, आपको ऑर्निथिन साइकिल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना अमोनिया यूरिया में चेंज हो रही है। तो अगर यूरिया का फॉर्मेशन बोले, यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, लिवर में। लेकिन यूरिन यहाँ पर याद रखना अमोनिया चेंज इनटू यूरिया इन लिवर, याद रखेंगे। तो यूरिया फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर आपको यूरिन फॉर्मेशन बोले तो यूरिन फॉर्मेशन आपको किडनी लगाना पड़ेगा, याद रखना। यूरिया और यूरिया का फॉर्मेशन है, तो अमोनिया से यूरिया बन रही है कहाँ पर, लिवर में। क्लियर? कौन सी साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल। नाम सिर्फ याद रखना, उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलो इनमें से अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया सबसे कम टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है। सबसे ज़्यादा वाटर उसको चाहिए जो ज़्यादा टॉक्सिक है। तो आपको बता दिया कितना वाटर। फिलहाल ये वाटर न याद रखोगे तो चलेगा, कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि क्यों ऐसी ज़रूरत है। चलो अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्यों? हमने ये पढ़ लिया कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस्ड हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो याद रखना अमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करेंगे उन्हें अमोनोटेलिक बोलेंगे, और इस फेनोमेना को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं, और उस फेनोमेना को यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं, और इस फेनोमेना का नाम यूरियोटेलिज्म होता है। क्लियर? तो ये अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करेंगे अमोनोटेलिक, और उन्हें प्रोसेस को या फिनोमेना को अमोनोटेलिज्म बोलेंगे, यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिज्म बोलेंगे, यूरिकोटेलिक या यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक हैं, कौन यूरियोटेलिक हैं और कौन यूरिकोटेलिक हैं। अभी हमने आपको बताया था, याद रखना, कि अमोनिया रिलीज करने वाले वो होंगे जो पानी में होंगे, क्योंकि अमोनिया रिलीज करने के साथ अमोनिया के साथ साथ वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर रह रहे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतना वाटर नहीं होता है। आगे देखिए जरा, हमें एग्जाम्पल पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। अमोनोटेलिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट जो पानी में पाए गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये अमोनिया रिलीज करने वाले हैं। कह रहे हैं कि जो अमोनिया है ये रेडिली सॉल्युबल होती है वाटर में, रेडली सॉल्युबल होती है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूज हो जाती है। अमोनिया के रिलीज करने में, अमोनिया के एक्सक्रेट करने में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। याद रखना अमोनिया जो है वो रेडली सॉल्युबल होती है, इजीली सॉल्युबल होती है वाटर में, बॉडी सरफेस से डिफ्यूज हो जाती है, चली जाती है वाटर में। अमोनिया रिलीज करने के लिए किसी भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन या किडनी का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो याद रखना अमोनिया डिफ्यूजन के थ्रू लॉस हो जाती है, किडनी का कोई रोल नहीं होता है अमोनिया के एक्सक्रेशन में। क्लियर? आगे देखते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में मैमल्स आते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं एंड मरीन फिशेस आते हैं, जिसे एनसीईआरटी लिखी कार्टिलेजिनस फिशेस। याद रखना ये मरीन फिशेस कौन होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, ये यूरियोटेलिक होते हैं। और कुछ यूरिया कह रहे हैं, सम यूरिया डिपॉजिट इन मैट्रिक्स ऑफ किडनी इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म के किडनी के मैट्रिक्स में अमोनिया ये जो है स्टोर हो जाती है या यूरिया डिपॉजिट हो जाती है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए। एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। तो अमोनोटेलिक कौन कौन है, यूरियोटेलिक कौन कौन है। यूरिकोटेलिक की बात करें, इंसेक्ट, यूरिकोटेलिक जो पिलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं जिसमें वाटर बहुत कम होता है, जैसे इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स,
ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक हैं, कौन यूरियोटेलिक है और कौन यूरिकोटेलिक है। क्लियर? चलो अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि इनको रिलीज करते हैं, जो कि इनको बाहर करते हैं। जैसे हम लोग बात करें अमोनिया को रिलीज करने वाले कौन, या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया की, नेफ्रिडिया की, मेल्पिगियन टिब्यूल की, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड की। उसके बाद हम लोग आएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग किडनी पढ़ेंगे। क्लियर? तो जरा याद करो, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में याद रखना उसका मेंबर है फ्लैटवर्म्स प्लेनेरिया, उसमें पाया जाता है। रोटिफर्स में पाया जाता है। सम एनिलिड्स में पाया जाता है। सिफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फियोक्सस, उनमें भी पाया जाता है कौन? प्रोटोनेफ्रिडिया। अच्छा, ये जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ये जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है, ये एक्सक्रेशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करा रहा है। बॉडी में आयनिक बैलेंस को मेंटेन रख रहा है, फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रख रहा है। कौन? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो फिर से एक बार रिपीट कर लो, प्रोटोनेफ्रिडिया। उसी का दूसरा नाम फ्लेम शेल भी होता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैटवर्म्स, जिसका एक मेंबर है प्लेनेरिया। रोटिफर्स में पाया जाता है, कुछ एनिलीड में पाया जाता है, और सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फियोक्सस में पाया जाता है। ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर उसके साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कराता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है। दूसरा है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो है वो अदर अर्थवर्म्स में पाया जाता है, अर्थवर्म में पाया जाता है, अदर एनिलीड्स में पाया जाता है। तो अगर नेफ्रिडिया की बात करें, नेफ्रिडिया किस में पाया जाएगा? अर्थवर्म में पाया जाएगा और अदर एनिलीड्स में पाया जाएगा। मेल्पिगियन बॉडी की बात करें, जो मेल्पिगियन टिब्यूल है, मेल्पिगियन टिब्यूल ये कॉकरोच में होगा, इंक्लूडिंग इंसेक्ट। तो भैया कॉकरोच भी क्या है? इंसेक्ट है, तो याद रखना ये इंसेक्ट में होगा, अदर इंसेक्ट में इंक्लूडिंग कॉकरोच। क्लियर? और मेल्पिगियन टिब्यूल जो है ये भी ऑस्मो रेगुलेशन कराता है, ये भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। चलो अगर हम लोग बात करें एंटीनल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम होता है ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड ये क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन में पाया जाता है। तो ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। क्लियर? कि किसमें कौन सा एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। अगर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो जरा ध्यान से सुनो। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, याद रखना, अ पेयर ऑफ, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में याद रखना, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। दूसरा पेयर्ड, या बोलो अ पेयर ऑफ यूरिटर, पेयर्ड यूरिटर। तीसरा अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा, एंड अ यूरिथ्रा। तो बोलो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें? पेयर्ड किडनी, पेयर्ड यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। और जरा देखते हैं अगर हम लोग यहां पर बात करें, देखो जरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये है पेयर्ड किडनी, इसी किडनी के ऊपर, ये किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड, जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो देखो ये है किडनी, कितनी किडनी है? 2 पेयर्ड किडनी। कितनी किडनी है बोलो? 2 पेयर्ड किडनी। पेयर्ड यूरिटर, एक इधर से और एक इधर से, ये है पेयर्ड यूरिटर, पेयर्ड यूरिटर। एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या है बोलो? यूरिथ्रा। एक क्या है बोलो? यूरिथ्रा। क्लियर? यूरिथ्रा क्या होगा बोलो? यूरिथ्रा। क्लियर?
ये होगा यूरिथ्रल स्फिंक्टर, पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना एनसीईआरटी में देखो जरा ध्यान से। तो बोलो क्या क्या पाया जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? एक पेयर किडनी, पेयर्ड यूरिटर दिख रहा है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। अब अगर हम लोग किडनी की बात करें तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है। कैसी होती है बोलो? बीन शेप की होती है। लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर और वेट होता है 120 टू 170 ग्राम। अच्छा, किडनी हमारी प्रेजेंट कहाँ है? किडनी प्रेजेंट है डॉर्सल साइड, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू इनर डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में याद रखना, लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच, लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, पीछे की तरफ पाई जाती है, डॉर्सल वॉल की तरफ पाई जाती है। याद रखोगे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की बात कर रहे हैं। फिर से सुन लो, ह्यूमन किडनी या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। बीन शेप की होती है, लेंथ याद रखो 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट 120 टू 170 ग्राम। प्रेजेंट कहाँ होगा? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच का वेंट्रल साइड नहीं, डॉर्सल साइड, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? चलो जरा अब हम लोग आगे बात करें, ये तो इनकी बात कर रहे हैं। अगर हम एक किडनी की बात करें, एक किडनी की बात करें, इसमें क्या क्या होता है आओ जरा देखते हैं। अगर हम लोग एक किडनी की बात करें, इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग किडनी की बात करें, किडनी की बात करें, किडनी के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स और इनर है मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। याद रखना, जहाँ जहाँ कॉर्टेक्स और मेडुला आता है, यहाँ पर पढ़ो कॉर्टेक्स और मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ोगे कॉर्टेक्स और मेडुला, ओवरी में पढ़ोगे कॉर्टेक्स और मेडुला, हमेशा आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला याद रखना। क्लियर? अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला की बात करें तो जहाँ से किडनी में वो पोर्शन जहाँ से यूरेटर निकलता है, जहाँ से यूरेटर इमर्ज हो रहा है, जहाँ से यूरेटर निकलता है, या जहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, जहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, जहाँ से नर्व्स इंटर करती हैं किडनी में, वो नॉच लाइक पोर्शन जिसे बोलते हैं हाइलम, पॉइंट एट विच ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर इंटर इनटू किडनी। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स इंटर कर रही हैं, यूरेटर निकल रहा है, इस पॉइंट को, इस नॉच लाइक पोर्शन को क्या बोलते हैं? हाइलम। जैसे ही हाइलम से आगे बढ़ोगे, वैसे ही फनेल शेप स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, फनेल शेप स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शन है, रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स। एक है तो कैलिक्स, ढेर सारे हैं तो कैलाइसिस। और इस पर क्वेश्चन आता है कैलाइसिस या कैलिक्स किसका प्रोजेक्शन है? वो प्रोजेक्शन है किसका? रीनल पेल्विस का। अब चलो जरा, तो अभी हमने बोला था कि 2 पार्ट है कॉर्टेक्स और मेडुला, तो याद रखना ये बाहर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन है मेडुला। और मेडुला रीजन में कुछ कोनिकल मास पाए जाते हैं जिसे मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड कहाँ होते हैं? इन्हीं कैलाइसिस पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? कैलाइसिस पर पाए जाते हैं। अच्छा, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। कॉर्टेक्स वाला रीजन मेडुला के अंदर जहाँ पर इम्बेडेड है उस रीजन को बोलते हैं, क्या बोलो? कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये कह रहे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉर्टेक्स इम्बेडेड इन मेडुला। याद रखना, कॉर्टेक्स जो है इम्बेडेड है, धसा है मेडुला के अंदर, उस पार्ट को यहाँ पर बोल रहे हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्लियर? याद रहेगा। तो किडनी के कितने पार्ट हैं बोलो? 2 आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। क्लियर? इन्हीं के ऊपर एक टफ लेयर पाई जाती है, इसे रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपने लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन पढ़ा है, प्लूरल मेम्ब्रेन, हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन पढ़ा है, पेरिकार्डियम, वैसे याद रखना इसके ऊपर एक लेयर पाई गई टफ कैप्सूल, जिसे क्या बोले? रीनल कैप्सूल। क्लियर? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन किडनी की। कितने पार्ट हैं, कैसी किडनी है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पर है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें किडनी की, याद रखना किडनी की जो यूनिट है वो होती है नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है एक किडनी में। अब हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
अब हम बात करें नेफ्रॉन में कितने पार्ट हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड मेल्पिगियन टिब्यूल। ग्लोमेरुलस एंड मेल्पिगियन टिब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। याद करो ब्लड वेसल्स में आपको बताया था कि किसी ऑर्गन को, जैसे किडनी को आने वाली जो आर्टरी, सबसे पहले आपको बताया था हार्ट से निकलने वाला एओर्टा, एओर्टा ब्रेक होता है आर्टरी में, आर्टरी ब्रेक होती है आर्टीरियोल में, और आर्टीरियोल ब्रेक होती है कैपिलरीज में। तो याद रखो किडनी को आने वाली जो आर्टरी उसका नाम है रीनल आर्टरी, और आर्टरी ब्रेक हुई आर्टीरियोल में, और आर्टीरियोल ब्रेक हुआ कैपिलरी में। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्ट, जरा ध्यान से पहले सुनो। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी कंटेन नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं? दो, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस कौन है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी, और रीनल टिब्यूल स्टार्ट्स होता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बोमैंस कैप्सूल। आओ जरा देखते हैं हम लोग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बना बनाया ऑलरेडी इसलिए क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन में अगर बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, वन शॉट में आ नहीं पाएगा। ध्यान से सुनो जरा भैया, ये देखो ये तुम्हारा नेफ्रॉन है, यहाँ से ये है बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल जिस स्पेस को इनक्लोज किया है, जिस स्पेस को बंद किया है, उस स्पेस में ये देखो ये है अफरेंट आर्टीरियोल। अफरेंट आर्टीरियोल वाइडर होती है, क्यों वाइडर होती है अभी तुम्हें पढ़ाएंगे जब बताएंगे यूरिन फॉर्मेशन। अफरेंट आर्टीरियोल, आर्टीरियोल किस में ब्रेक होती है? कैपिलरी में। तो ये अफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पर ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन में 1100 से 1200 ml पर मिनट, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर ये आता है अफरेंट आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल ब्रेक हो गया कैपिलरी में। ये जो कैपिलरीज हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ग्रुप ऑफ कैपिलरी, इन्हीं कैपिलरीज के गुच्छे को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, और इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरी को क्या नाम दिया है? ग्लोमेरुलस। तो फर्स्ट पार्ट कौन हो गया? अभी बोला नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं? दो, ग्लोमेरुलस एंड बोमैंस, ग्लोमेरुलस एंड मेल्पिगियन टिब्यूल। तो पहला कौन है? ग्लोमेरुलस। दूसरा मेल्पिगियन टिब्यूल स्टार्ट्स विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बोमैंस कैप्सूल। ये डबल वॉल्ड, ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल, यहां से स्टार्ट होता है कौन? मेल्पिगियन टिब्यूल, या जिसे हम बोल रहे हैं रीनल टिब्यूल, सॉरी क्या बोल रहे हैं? रीनल टिब्यूल। तो ध्यान से सुनो। दूसरा, तो कितने पार्ट है बोलो जरा? दो पार्ट। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल स्टार्ट्स विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बोमैंस कैप्सूल। आओ जरा देखते हैं, ये है बोमैंस कैप्सूल। आगे जैसे ही पढ़ोगे, रीनल टिब्यूल का पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोला? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे, पीसीटी के आगे ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये रेड कलर वाला नहीं, ये वाला देखना, ये वाला, ये क्लियर? देखो ये पार्ट, ये पार्ट, ये कौन सा है बोलो? ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के देखो दो लिंब दिख रहे हैं। एक दिख रहा है डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, और दूसरा कौन सा है? एसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है एसेंडिंग। और इसमें भी देखो ये है थिक और ये है थिन, ये थिन और ये थिक। तो लूप ऑफ हेनले के थिन और थिक सेगमेंट है। तो चलो जरा पहला कौन सा? ये यहाँ पर बोमैंस कैप्सूल, बोमैंस कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले जिसमें डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और आगे आता है कौन? कलेक्टिंग डक्ट। कौन आता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो फिर से सुन लो, नेफ्रॉन याद करो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, या सॉरी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने पार्ट? दो। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, रीनल टिब्यूल स्टार्ट होता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है बोमैंस कैप्सूल। क्लियर? बोमैंस कैप्सूल। अब आओ जरा, अब उसके बाद बोमैंस कैप्सूल के बाद हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, यहाँ पर पाई जाती है एपिथेलियम, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अगला पार्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का शेप होता है, याद रखना, लूप ऑफ हेनले का शेप होता है किसका? लूप ऑफ हेनले का। दोनों का अलग अलग बताएंगे। वासा रेक्टा का शेप
और लूप ऑफ हेनले का शेप, एक बोलेंगे यू शेप, एक बोलेंगे हेयर पिन शेप। तो याद रखना ये जो आता है तुम्हारा, हम इसकी बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले, और ये कौन है बोलो, ये है वासा रेक्टा। तो जो वासा रेक्टा है ये होता है हेयर पिन शेप का, कैसा होता है, सॉरी वासा रेक्टा जो है ये होता है यू शेप का, यू शेप का, और जो लूप ऑफ हेनले है ये होता है हेयर पिन शेप का। किस शेप का, हेयर पिन शेप का, याद रखना। चलो ये तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, नेफ्रॉन की बात कर रहे थे कि कितने पार्ट होते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट, यहाँ से देखो नेफ्रॉन की ये वाला, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये होता है किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है मेडुला वाले रीजन में। तो ज़रा ये बताओ, ये ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, और दोनों को मिला के बोलते हैं मेल्पिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी। तो ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिला के बोला मेल्पिगियन बॉडी। तो मेल्पिगियन बॉडी कहाँ पर है, कॉर्टेक्स रीजन में। पीसीटी कहाँ पर है, कॉर्टेक्स रीजन में। डीसीटी कहाँ पर है, कॉर्टेक्स रीजन में। और कलेक्टिंग डक्ट के कुछ पार्ट कहाँ पर है, कॉर्टेक्स में, बाकी पार्ट कहाँ पर है, मेडुला रीजन में। तो याद रखोगे मेल्पिगियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी कहाँ पर है बोलो, कॉर्टेक्स रीजन में। लूप ऑफ हेनले कहाँ पर है, मेडुला रीजन में। कहाँ पर है, मेडुला रीजन में। याद रखना ज़्यादा तक नेफ्रॉन जो होते हैं उसमें लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। तो लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा तो यहाँ पर बहुत कम होगा। क्लियर, ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जरा बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये देखो जरा, कुछ नेफ्रॉन ऐसे देखो, कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले मेडुला में बहुत कम है, इसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिनका लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर ज़्यादा धंसा होता है, डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में ज़्यादा अंदर तक होता है। इन्हें बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर, और जरा देखते हैं भाई, तो कौन कौन से पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, याद रखोगे, मेल्पिगियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी एंड सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड लूप ऑफ हेनले। बोलो, याद रखो, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में था। लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप का होता है, वासा रेक्टा यू शेप का होता है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो है वो शॉर्ट होता है और बहुत कम होता है, कहाँ पर, मेडुला में। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ज़्यादा तक ऐसा होता है, मेजॉरिटी 80% ऐसे ही होता है, लेकिन कह रहे 20% में क्या होता है, इन सम नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, मेडुला में अंदर तक धंसा होता है, जिसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अच्छा आप बताओ जरा, जिसमें लूप ऑफ हेनले, याद रखना अभी जो आपको बताया था ये, अब याद रखो ये अफरेंट आर्टीरियोल थी। अफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आती है कहाँ पर, नेफ्रॉन में। यहाँ से वापस जाता है ब्लड किसके थ्रू, इफरेंट आर्टीरियोल। किसके थ्रू, इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये अफरेंट आर्टीरियोल कैपिलरी में ब्रेक हुई थी, इफरेंट आर्टीरियोल भी कैपिलरी में ब्रेक होती है। इफरेंट आर्टीरियोल जब कैपिलरी में ब्रेक होती है उसे बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और वही कैपिलरी आती है कहाँ पर, पैरेलल जाती है किसके, लूप ऑफ हेनले के। जब ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जाती है इसका नाम होता है वासा रेक्टा। इसका नाम क्या है, वासा रेक्टा। किसका पार्ट है ये बोलो जरा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये किसका पार्ट है बोलो, इफरेंट आर्टीरियोल से बनी कैपिलरी। अच्छा सुनो, जब लूप ऑफ हेनले छोटा होगा तो वासा रेक्टा भी छोटा होगा। लूप ऑफ हेनले उसी के पैरेलल जा रहा है, लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा, वासा रेक्टा भी बड़ा होगा। बताओ लूप ऑफ हेनले छोटा कहाँ है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। कहाँ पर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन एनसीईआरटी कहती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट होता है। हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट होता है क्यों, क्योंकि लूप ऑफ हेनले छोटा तो वासा रेक्टा भी छोटा, तो हाईली रिड्यूस्ड या एब्सेंट होता है। चलो आगे की बात करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन ये हो गया, ठीक। इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। क्यों, क्योंकि उसमें लूप ऑफ हेनले छोटा है तो वो भी वासा रेक्टा उसी के पैरेलल होता है, छोटा होगा। अगली हेडिंग है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, याद रखना। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
याद रखोगे, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। पहला हम लोग देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप में कंप्लीट होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। और पहला हम लोग देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला देखो जरा, हम लोग बात करें किसकी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। अब ध्यान से सुनो जरा, अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें, इधर देखो, एक ये कौन है, अफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड लेके आती है कहाँ पर, नेफ्रॉन में, ये होती है वाइड, और ये होती है इफरेंट आर्टीरियोल जो कि होती है नैरो। ये आपने पढ़ा, अफरेंट आर्टीरियोल ब्रेक होगी किसमें, कैपिलरी में। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो किससे बनी, अफरेंट आर्टीरियोल से, न कि इफरेंट आर्टीरियोल से। अफरेंट आर्टीरियोल फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का ये ब्रांच है, उसी से बना हुआ है अफरेंट आर्टीरियोल। और ये बोमेंस कैप्सूल, अभी आपको बताया था, बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड, इनर और आउटर वॉल, 2 वॉल है। जो इनर इपिथेलियम है बोमेंस कैप्सूल की, यहाँ पर सेल पाई जाती है जिसे बोलते हैं पोडोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स के बीच छोटे छोटे ये स्पेस होते हैं जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं। क्लियर। अब सुनो, पर मिनट 1100 से 1200 ml आता है कहाँ पर, नेफ्रॉन में फिल्टर होने के लिए। इट इज रफली 1/5 ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। बोलो एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, 5000 ml, जिसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। उसी का 5वां हिस्सा 1000 आएगा, लेकिन रफली बोला, रफली, एग्जैक्ट नहीं, रफली। तो कितना बोलो, 1100 से 1200 ml। तो पर मिनट 1100 से 1200 ml फिल्टर होने के लिए आता है कहाँ पर, नेफ्रॉन में। और जब यहाँ पर ये फिल्टर होता है, अब सोचो, ये वाइड है, चौड़ा है, और ये क्या है, नैरो है, ये पतली होती है। जब यहाँ पर ब्लड आएगा ज़्यादा और ब्लड जाएगा कम, यहाँ पर इस कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा। आपको पढ़ना नहीं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ना नहीं है, यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा। और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से यहाँ से डिफ्यूज होगा, प्रेशर बिल्डअप होगी, तो इसकी वजह से जो कैपिलरी की वॉल है वहाँ से मटेरियल डिफ्यूज होके कहाँ पर आएंगे, स्लिट पोर से होते हुए कहाँ पर आएंगे, बोमेंस कैप्सूल में। कहाँ पर आएंगे, बोमेंस कैप्सूल में। लेकिन इन्हीं के बीच यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, जैसे आपने पढ़ा था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कहाँ पर, गैसेस एक्सचेंज के लिए आपने पढ़ा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, वैसे यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जरा बताओ किससे किससे मिलके बना है, सुनो जरा। ये यहाँ पर कौन है बोलो, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी। तो कैपिलरी में एक ही लेयर पाई जाती है, इंडोथेलियम। तो क्या बोलोगे, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। क्या बोलोगे, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरा क्या बोलोगे, बोलो इपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ये इपिथेलियम, अंदर वाली इपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोलो, याद रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कितनी लेयर बोलो, 3। तो डिफ्यूजर मेम्ब्रेन, अगर यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर का बना है, 3 लेयर का, याद रखोगे। इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरी इपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। कौन सी इपिथेलियम, इनर, ये आउटर है और ये इनर है, इनर इपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच। तो कितनी लेयर से बनी, 3 लेयर से। अच्छा, अब यहाँ पर 1100 से 1200 ml फिल्टर होने के लिए आ रहा है पर मिनट। फिल्टर होके यहाँ पर पहुँच रहा है, तो यहाँ पर जो पहुँचा उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है पर मिनट कितना बनता है, 125 ml पर मिनट बनता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 125 ml पर मिनट बनता है, या 180 लीटर पर डे बनता है। 180 लीटर पर डे कैसे है, अब सुनो जरा। 125 ml कब बना, यहाँ पर 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में बोलो 1 आवर में कितने मिनट, 60, मल्टीप्लाई कर दो कितना आया, 7005 ml पर आवर। 1 मिनट में कितना, 125 ml, और 1 आवर में कितना बोलो, 7500 ml। और बोलो एक दिन की बात कर रहे हैं, 1 डे कितना रिलीज हो रहा है, बोलो 180 लीटर। तो 7500 से 24 आवर्स मल्टीप्लाई कर दो कितना है, 1,80,000 ml पर डे।
और बोलो ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 180 लीटर पर डे। क्लियर? तो याद रखो यहाँ पर ध्यान से सुन लो, पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इससे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें, याद रखो क्या क्या यहाँ पर छन के आती हैं, GFR, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पर वो सब छन के आती हैं जो कि प्लाज्मा में है, एक्सेप्ट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन नहीं छनती। पोडोसाइट का साइज ये जो है, ये इसका स्लिट पोर का साइज होता है बहुत छोटा और प्रोटीन का साइज है बड़ा, वो पास होके नहीं आती हैं, याद रखना। यहाँ पर चलो ये हम लोग बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। पहला क्या बोला, यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं बहुत माइन्यूट चीज़ें छन के आती हैं, इसलिए बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आ रहा है, इसलिए क्या बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसलिए क्या बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर कितना ब्लड पंप आ रहा है छनने के लिए, 1100 to 1200 ml ब्लड आ रहा है, और ये कितना है, रफली 1/5 ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल। तो यहाँ पर GFR कितना बना 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। चलो जरा आगे की बात करते हैं। अगर इस GFR में गिरावट आ जाए, अगर GFR कम हो जाए तो GFR कम हो जाए तो क्या होगा पता है, GFR कम होगा तो ये जो DCT अभी आपको इधर बताया था, DCT एक्चुअली ऐसे आती है, तो यहाँ पर ये अफरेंट आर्टीरियोल और ये DCT, जहाँ पर अफरेंट आर्टीरियोल और DCT मिलते हैं, यहाँ पर सेल का मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पर एक सेल होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जिसे बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर आपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर आपरेटस, JG सेल, याद रखोगे। तो जैसे ही GFR में गिरावट आती है, GFR में गिरावट क्यों आ रही है, यहाँ पर कितना ब्लड आ रहा है 1100 से 1200 ml, हो सकता है 1100 से 1200 ml ब्लड नहीं आ रहा है फिल्टर होने, ब्लड कम आ रहा है। तो अगर ब्लड कम आ रहा है फिल्टर होने, यहाँ पर प्रेशर कम बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर कम बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेट कम बन रहा है। तो अगर यहाँ पर अफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाए तो जो ब्लड आ रहा होगा, ब्लड कम आ रहा है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर के साथ पहुँचेगा, और वो जो GFR में डाउन हुआ था, जो GFR में फॉल आया था, GFR जो गिरी थी, वो GFR बैक टू नॉर्मल वापस सही हो सकती है। तो ये जो रेनिन है इसका काम यही है, याद रखना। जब GFR में गिरावट आएगी, अ फॉल इन GFR, JG सेल्स एक्टिवेट एंड रिलीज रेनिन एंड GFR बैक टू नॉर्मल। तो लेकिन ये नॉर्मल कैसे आ जाता है डायरेक्ट, अभी तुम्हें पढ़ाएंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में अलग अलग बताएंगे, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन बाय JGA, तो वहाँ पर आपको ये बताएंगे रेगुलेशन बाय हार्ट, तो वहाँ पर ये आएगा कि JGA कैसे रेगुलेट करता है। चलो अभी इतना याद रखो, NCERT में जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में बता रहे हैं। अब फॉल इन GFR, JG सेल एक्टिवेट होगा, रिलीज करेगा रेनिन, और बैक टू रेनिन की स्पेलिंग याद रखना RENIN है रेनिन। JG सेल प्रेजेंट एट द लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ DCT एंड अफरेंट आर्टीरियोल। चलो भाई यहाँ पर देखो जरा, दूसरा स्टेप कौन सा है, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होगा ट्यूबुलर सेक्रेशन। सुनो, रीएब्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें, जितनी चीज़ें यहाँ पर फिल्टर होके आई हैं, जितनी चीज़ें यहाँ पर फिल्टर होके यहाँ पर आई, यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके यहाँ पर आई हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें सब कुछ वो चीज़ें हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। तो याद रखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जब फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है तो प्लाज्मा में आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट, स्मॉल अमाउंट में एमिनो एसिड, लिपिड, ग्लूकोज, ये भी पाया जाता है, आपने पढ़ा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। चलिए वो सब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, और इसमें वाटर तो है ही ना, तो यहाँ पर नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, याद रखना लगभग सभी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पर लगभग सभी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर, PCT में। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, ये कुछ बाइकार्बोनेट, कुछ आयंस जो हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर चले जा रहे हैं ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ पर आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये जो इनकी वॉल है ये सेक्रेट भी करती हैं हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन रिलीज कर रही हैं, कहाँ पर, अमोनिया रिलीज कर रही हैं, कहाँ पर, इस फिल्ट्रेट के अंदर, इसी को ट्यूबुलर सेक्रेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर से हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, चलो एब्जॉर्प्शन ही पहले पढ़ लो। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। जब फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है कहाँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आने पर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर वाटर, वाटर के लिए परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं एब्जॉर्ब होते, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब नहीं होते। जब ये जाएगा वापस, यहाँ से फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इसी का जस्ट अपोजिट एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ascending loop of Henle permeable for electrolytes but impermeable for water। अब यहाँ से फिल्ट्रेट आगे बढ़ा कहाँ पर, DCT में, कहाँ पर जाएगा, DCT में। DCT में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का, वाटर का, अब इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम का। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है ये भी आपको बताएंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। खाली अभी याद करो यहाँ पर कैसा एब्जॉर्प्शन होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। और सुनो, सबसे पहले फर्स्ट टाइम टर्म यूरिन यहीं पर यूज करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। इसके पहले तक क्या यूज कर रहे थे, इसके पहले तक यूज कर रहे थे टर्म फिल्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यूज करते हैं यूरिन टर्म। क्या यूज करते हैं, यूरिन टर्म यहाँ पर यूज करते हैं। ये तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, एब्जॉर्प्शन का, जिसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप किसका, दूसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। पहला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा कौन सा है, तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। जब यहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, ये जो इनकी वॉल है ये रिलीज़ करती हैं, सेक्रेट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, कहाँ, फिल्ट्रेट में, आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। और ये भी उन्हीं का सेक्रेशन कराते हैं, DCT, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सेक्रेशन कराते हैं। यहाँ पर ये भी सेक्रेशन कराता है किसका, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का। और अभी आगे पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, वहाँ पर ये भी बताएंगे। यहाँ से कुछ अमाउंट में यूरिया भी निकलती है कलेक्टिंग डक्ट से, कहाँ जाती है उस हेडिंग में पढ़ाएंगे। तो ज़रा याद करो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन याद रहेगा। रीएब्जॉर्प्शन में PCT में नियरली ऑल न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर के लिए परमिएबल होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल, वाटर के लिए इम्परमिएबल। और DCT में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से बोले सोडियम, वाटर, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है। और कलेक्टिंग डक्ट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ये एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। चलो हम लोग सेक्रेशन की बात करें। ट्यूबुलर सेक्रेशन तो हाइड्रोजन का सेक्रेशन, पोटेशियम का सेक्रेशन, अमोनिया का सेक्रेशन ये करता है फिल्ट्रेट में PCT। और DCT भी हाइड्रोजन और पोटेशियम का सेक्रेशन करता है। और ये भी हाइड्रोजन और पोटेशियम का सेक्रेशन करता है कौन, कलेक्टिंग डक्ट। ये कहानी थी किसकी, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन लिखा हुआ है, याद रखना। अच्छा, अब ये जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं आयंस, ये जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है या पैसिवली होता है। कुछ आयंस का, कुछ चीज़ों का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ चीज़ों का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे सोडियम आयन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज का एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा। क्लोराइड आयन और वाटर का पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन ऑल्सो सेक्रेट, ये रिलीज करता है कुछ फैक्टर फिल्ट्रेट में जिससे कि आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। 99% filtrate reabsorb in the renal tubule, 99%। कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। जो कुछ फिल्ट्रेट में गया पहले आपको बता चुके थे, वो सब कुछ प्लाज्मा के जैसे है, प्रोटीन को छोड़ के, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर नहीं होती है। इसके बाद आता है, हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ द टिब्यूल की। किसकी बात करते हैं, फंक्शन ऑफ द टिब्यूल। अभी आपको जो पढ़ा फंक्शन ऑफ द टिब्यूल वही यहाँ पर भी है। रीअब्जॉर्प्शन जो पढ़ा, रीअब्जॉर्प्शन वो फंक्शन ऑफ टिब्यूल ही तो है। रीअब्जॉर्प्शन जो आपने पढ़ा फंक्शन ऑफ द टिब्यूल तो है। देख लो जरा, PCT में अगर हम लोग बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, बाइकार्बोनेट, और सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ये PCT का काम है। फंक्शन ऑफ द टिब्यूल PCT में ये होगा, अभी आपको जो बताया था
रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सेक्रेशन, वही तो काम है उनका, वही सेम आपको, कोई और चेंज नहीं है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी बताया था। लूप ऑफ हेनले का एक्चुअली रोल जो है वो एब्जॉर्प्शन में कम, मैकेनिक जो एब्जॉर्प्शन में कम लेकिन फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा होता है, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा होता है। आओ देखो जरा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल फॉर वाटर, अभी आपको बताया था। डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, बाइकार्बोनेट, सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। कलेक्टिंग डक्ट मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रेशन भी कराता है, और सबसे पहले टर्म यूरिन यहीं पर यूज करते हैं। ये कौन सी हेडिंग है? ये है फंक्शन ऑफ द टिब्यूल। अगली बात हम लोग करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है फिल्ट्रेट, कहाँ तक बोलेंगे? डीसीटी तक फिल्ट्रेट बोलेंगे, और जैसे कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे वहाँ पर यूरिन बोलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें शुरुआत में, जो फिल्ट्रेट बना है वो बनता कितना? 180 लीटर पर डे, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए हम लोग यूरिन पास कितना करते हैं? 1 से 1.5 लीटर पर डे। तो बाकी फिल्ट्रेट कहाँ गया? नियरली, अभी आपने पढ़ा था, नियरली 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल। 99% जो है फिल्ट्रेट वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पर? रीनल ट्यूब्यूल में, जैसे कि पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। तो अब बाकी जो बचा वो किस में चेंज हो रहा है? यूरिन में चेंज हो रहा है। और जरा हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में कैसे ये फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर याद रखना कि फिल्ट्रेट में 2 लिम्ब कौन कौन से, याद रखो कौन कौन से? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, इनका रोल होता है, इनका रोल होता है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में। फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में किसका रोल? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का। उसके बाद याद रखोगे यूरिया एंड NaCl। कौन? यूरिया एंड NaCl, यूरिया एंड NaCl, इनका रोल होता है किसमें? फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में। और जरा देखते हैं कैसे, ध्यान से सुनना। ये देखो हमने बनाया है, ये है वासा रेक्टा, रेड वाला, ये कौन है? रेड वाला वासा रेक्टा। ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो अब बताओ, आपने पढ़ा था कि ये जो होता है, आपने पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला रीजन में होता है। पीसीटी मेल्पिगियन ट्यूब्यूल आपने पढ़ा था, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला के बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी और कुछ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का कहाँ पर होता है? कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? मेडुला में होता है। अब ध्यान से सुनो, जब लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट इधर जा रहा होता है नीचे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आगे जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो NaCl होता है वो कॉर्टेक्स में न जाके इसका एक्सचेंज हो जाता है। एनसीईआरटी ऐसे दिखाती है, इस तरह से ऐसे दिखाती है, ऐसे NaCl यहाँ चला आता है। कहाँ चला आता है? ये देखो कौन है? वासा रेक्टा। कौन सा वासा रेक्टा? डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। तो हमने इधर दिखाया, कॉम्प्लेक्स ना हो, इधर देखो जरा ध्यान से, कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए ध्यान से देखना। ये जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कॉर्टेक्स में ना जाके बल्कि इसका एक्सचेंज हो जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। और डिसेंडिंग वासा रेक्टा से जब ये ऊपर जाता है असेंडिंग वासा रेक्टा में, तो असेंडिंग वासा रेक्टा से ऊपर कॉर्टेक्स में न जाके वापस चला आता है इंटरस्टिशियम में। ये जो जगह है इसे क्या बोलते हैं? मतलब इंटरस्टिशियम। यहाँ पर फ्लूइड है जिसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये वापस कहाँ चला? इंटरस्टिशियम में। NaCl एक सॉल्यूट है जो कि घूम फिर के कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुला रीजन में। कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला रीजन में प्रेजेंट है। यूरिया, यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल के
कहाँ पर आती है, कलेक्टिंग डक्ट से निकल के आती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और असेंडिंग में भी दो है ना लूप ऑफ हेनले, थिन और थिक, तो कहाँ आता है, थिन, याद रखना कौन से, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आता है। और यहाँ से कह रहे हैं ये वापस इंटरस्टिशियम में और कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में वापस चली जाती है। तो ये बताओ यूरिया और NaCl ये दो सॉल्यूट हैं जो कि घूम फिर के कहाँ पर रहेंगे, मेडुला रीजन में है और कॉर्टेक्स रीजन में कम है इनकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मेडुला रीजन में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, जिसे क्या बोलो ऑस्मोलैरिटी, तो सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो इन्होंने लिखा है NCERT में इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल होती है, मेडुला में 600 मिली ऑस्मोल, 900 मिली ऑस्मोल, इनर मेडुला में आपको याद रखना है इनर मेडुला में कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोल होता है। अब जरा बताओ यहाँ पर ये तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट है कि फिल्ट्रेट को कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, कैसे गाढ़ा किया जाता है फिल्ट्रेट को, क्योंकि हम लोगों ने हमारे अंदर जो फिल्ट्रेट बना था 180 लीटर पर डे बना था, तो बाकी सब गया कहाँ, तो आपको बताया 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। अब आओ जरा देखते हैं, तो बोलो यहाँ पर फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में किसका कौन से लिम्ब का रोल है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले का जो रोल है वो एब्जॉर्प्शन में कम, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा होता है, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा होता है। चलो और हम लोग आगे बात करें, इसको बोल रहे काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्यों बोला, ध्यान से सुनो। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करेंट का मतलब क्या है, फ्लो। अपोजिट फ्लो किसका, अपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू लिम्ब ऑफ या लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में एक बार नीचे डिसेंडिंग, ऊपर असेंडिंग, एंड अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में कौन आता है, ब्लड आता है। वासा रेक्टा किसका पार्ट है, इफरेंट आर्टेरियोल से निकली कैपिलरी उसका पार्ट है, तो उसमें ब्लड जा रहा है। तो अपोजिट फ्लो किसका हो रहा है, वासा रेक्टा में ब्लड का अपोजिट फ्लो हो रहा है और लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का अपोजिट फ्लो हो रहा है। इसी अपोजिट फ्लो को बोला काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब क्या होता है अपोजिट, करेंट का मतलब क्या होता है फ्लो। तो अपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू लूप ऑफ हेनले एंड ब्लड इनटू वासा रेक्टा, इट इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। और ये रोल है जिससे कि फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट होता है, फिल्ट्रेट जो है वो गाढ़ा होता है। क्लियर। चलो, इनिशियल फिल्ट्रेट जो बनता है ह्यूमन की किडनी में, ह्यूमन के अंदर एबिलिटी है उसका 4 टाइम ज़्यादा इसको कंसंट्रेट किया जा सकता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। अगला है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन याद रखो, रेगुलेशन 3 तरह से होता है, रेगुलेशन बाय JGA, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस और रेगुलेशन बाय हार्ट। कितनी तरह से रेगुलेशन, 3 तरह से रेगुलेशन होगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेशन होगा, हार्ट के द्वारा रेगुलेशन होगा, JGA के द्वारा रेगुलेशन होगा। पहला रेगुलेशन में बता रहे हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेशन। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। तो ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी में अगर ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है, उसको पता करने के लिए हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, उसको सेंस करने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं। तो अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूइड का, किसका, एक्सेसिव लॉस हो जाए अगर फ्लूइड का, तो हमारे बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं। ये स्टिमुलस भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और हाइपोथैलेमस बनाता है, फॉर्म करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। अभी बताते हैं इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों है। तो बोलो हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, ADH। फिर से सुनो, अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूइड का, ऑस्मो रिसेप्टर जो बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलस भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, ये एक्टिवेट हो जाएगा और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये हाइपोथैलेमस में बनाएगा, हाइपोथैलेमस खुद अपने अंदर क्या बनाएगा, ADH। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और ADH जो है ये रिलीज होगा कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये देखो आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ये है किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी में पढ़ोगे एंटीरियर पिट्यूटरी, पढ़ोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस से बनने वाला हार्मोन एडीएच, और वहीं पर पढ़ोगे वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन बताएंगे। एडीएच ये एक्सॉन के थ्रू डायरेक्ट आता है कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एक्सोनली, एक्सॉन के थ्रू, न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट आता है कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ से होगा रिलीज। तो बना कहाँ, हाइपोथैलेमस में, रिलीज कहाँ से होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। चलो आओ, तो एडीएच बना कहाँ, हाइपोथैलेमस में, रिलीज कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, और रिलीज होता है तो हार्मोन डायरेक्ट पोर्ट होता है कहाँ, ब्लड में, ब्लड के थ्रू जाएगा और काम कहाँ करेगा, डीसीटी, लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बाद वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट कौन सा, डीसीटी, यहाँ पर काम करेगा, और डीसीटी में एब्जॉर्प्शन कराएगा किसका, सोडियम का, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है, कंडीशनल, जब बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का तब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए क्या बोला, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, डीसीटी में, जब बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का तब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर। और अगर हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना, ये तो इनकी बात कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच्ड ऑफ हो जाते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर स्विच्ड ऑफ हैं, अदरवाइज वो एक्टिवेट हो गया ऑस्मोरिसेप्टर तो वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे, हाइपोथैलेमस एडीएच बनाएगा, वो जाएगा पिट्यूटरी से, रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और काम करेगा डीसीटी पर, एब्जॉर्प्शन कराएगा। फ्लूइड वैसे ही ऑलरेडी ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला रेगुलेशन किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेशन है। चलो आगे देखते हैं, रेगुलेशन बाई जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जेजी सेल, जेजीए के द्वारा रेगुलेशन। ध्यान से सुनो भैया, अगर अभी बताया था अ फॉल इन जीएफआर, अगर जीएफआर में गिरावट आए, जीएफआर में गिरावट क्यों आएगी, जीएफआर में गिरावट आएगी, हो सकता है ब्लड का फ्लो 1100 से 1200 ml जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है, जीएफआर कम हो गया है, जेजी सेल्स एक्टिवेट होगा, रिलीज करेगा रेनिन, और रेनिन क्या करेगी, ध्यान से सुनो, रेनिन जो है वो प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करती है रेनिन, जो कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। एक एंजाइम आता है लंग से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ना है, अभी रिवीजन कर रहे हो, इतना याद रखो बहुत है। चलो, एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर चेंज हुआ किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में, और एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला है। अब बताओ, अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो गया है, तो अगर ब्लड का फ्लो कम हो गया तो यहाँ पर प्रेशर कम बनेगा, प्रेशर कम बनेगा तो फिल्टर कम यहाँ से होगा, तो फिल्ट्रेट कम बनेगा। लेकिन अगर इसी को ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाए, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। दूसरी बात, ये और क्या काम करता है एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन जो है ये भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है थोड़ा बहुत, ब्लड वेसल्स को ये भी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तो ये भी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, ये भी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी बात, ये एक्ट ऑन डीसीटी एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और ये भी वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। सोचो, दो लोग कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी करा रहे हैं, तो जो फ्लूइड का लॉस हुआ था वो बैक आ गया, वापस आ गया। लेकिन अब सोचो, दो काम हो रहा है, दो काम का मतलब, एक तो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और दूसरा ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो भाई अगर एब्जॉर्प्शन हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो अपने आप जीएफआर नॉर्मल होगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, बीपी बढ़ जाए। तो आओ जरा देखते हैं तीसरा रेगुलेशन, रेगुलेशन बाई हार्ट, हार्ट के द्वारा कैसे रेगुलेशन होता है। तो ध्यान से सुनो, जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ब्लड कहाँ जाता है, बोलो, हार्ट को।
तो जब ब्लड का फ्लो, और हार्ट में कहाँ पर कार्डियक साइकिल पढ़ के आओ, एट्रियम में डबल सर्कुलेशन पढ़ के आओ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पूरा पढ़ के आए, कहाँ पर, एट्रियम में। तो जब एट्रियम में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो एट्रियम की वॉल, हार्ट के एट्रियम की वॉल एक हार्मोन निकाल रही है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ANF एक वैसोडाइलेटर है। जब एट्रियम को ब्लड फ्लो बढ़ा तो एट्रियम की वॉल, क्वेश्चन इस पर भी आता है, एट्रियम की वॉल रिलीज करती है, वेंट्रिकल की नहीं, एट्रियम की वॉल रिलीज कर रही है क्या, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये एक तरह का वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा तो अपने आप BP डाउन होगी। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म था, इसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर रेनिन भी काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन भी काम कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन भी काम कर रहा है, लेकिन NCERT लिखती है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो वो जरूर याद रखना है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इनको एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, फ्लूइड बढ़ा रहे हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, जिससे BP बढ़ेगी। इनको रोकने का काम करता है कौन, ANF। कौन रोकने का काम करता है, ANF। तो इस पूरे सिस्टम को बोला था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसी को शॉर्ट में रास बोलते हैं। NCERT लिखती है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, वो जरूर याद रखना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये जब ब्लड फ्लो बढ़ गया, हार्ट को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो हार्ट की वॉल, कौन, एट्रियम की वॉल क्या रिलीज कर रही है, ANF, और वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है, BP डाउन हो जाती है। तो ANF जो है वो एक तरह का चेक का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकने का काम कर रहा है। तो आओ जरा देखते हैं, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा कहाँ पर, हार्ट को, तो वॉल ऑफ एट्रियम रिलीज करती है क्या, ANF, और ANF जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये एक तरह का वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है, और BP जो है वो नॉर्मल हो जाती है, बढ़ने नहीं पाती, अदरवाइज BP पहले से क्या हो जाए, बढ़ जाए। ANF एक्ट है चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकने का काम करता है। एक्चुअली ये रोकने का काम कैसे कर रहा है, अभी आपको बताया कि रोकने का काम, अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाए, ANF ना रिलीज हो, तो ब्लड फ्लो लगातार बढ़े रहे, उधर कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं दो लोग, तो BP पहले से ज़्यादा बढ़ सकती है। ये रेगुलेशन है, 3 तरह का रेगुलेशन है। कौन कौन सा रेगुलेशन है बोलो जरा, रेगुलेशन बाई हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन बाई JGA, रेगुलेशन बाई हार्ट। चलो मिक्चुरेशन, अगली हेडिंग है मिक्चुरेशन, और देखते हैं मिक्चुरेशन क्या होता है। अब देखो, जब किडनी में यूरिन बनने के बाद, किडनी में कहाँ, नेफ्रॉन में यूरिन बनने के बाद स्टोर कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। टेम्परेरी की परमानेंट, टेम्परेरी कुछ समय के लिए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, तब तक जब तक यहाँ पर वॉलंटरी सिग्नल ना आए, वॉलंटरी सिग्नल ना आए रिलीज़ करने के लिए। तो देखो, जब यहाँ पर ये जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। आओ जरा देखते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। कहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर। हम पढ़ के आ रहे हैं मिक्चुरेशन, ध्यान से सुनना, मिक्चुरेशन प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन, यूरिन पास करने की, यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस कहलाता है मिक्चुरेशन, या इसी को हम यूरिनेशन बोलते हैं। देखो जरा मिक्चुरेशन की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल है, तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी सिग्नल ना आए, मतलब ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, अप टू अ लिमिट। जब यहाँ पर सिग्नल आता है, जब यहाँ पर पूरा का पूरा यूरिन भर जाता है, यूरिन फिल होने के बाद जब यूरिन ब्लैडर भर जाएगा, चूँकि स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल से फैलेगा, इसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, यहाँ से सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को। सारा कंट्रोल यही करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को जाएगा। ले जाने वाली ये जो नर्व होगी, जिसे हम बोलेंगे अफरेंट नर्व, नर्वस सिस्टम आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। अफरेंट नर्व, जिसे सेंसरी नर्व भी बोलते हैं, सेंसरी या अफरेंट। यहाँ पर CNS पे जाएगा कि साहब यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, यहाँ से जवाब आएगा
यहाँ से स्टिमुलस आएगा, ले आने वाला कौन होगा? इफरेंट नर्व। कौन? इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व है इसी का दूसरा नाम मोटर नर्व। तो देखो यहाँ पर जब यूरिन फिल हो गया, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ से इसकी वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर से एक्टिवेट होंगे, सिग्नल सेंड करेंगे सीएनएस के पास। अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस से स्टिमुलस आएगा, जवाब आएगा यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये है यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। ध्यान से सुनो, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। पढ़ा था कार्डियक साइकिल में एट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल रिलैक्स। तो ध्यान से सुनो, जब ये यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, यहाँ का भरा हुआ यूरिन चला जाएगा बाहर, प्रोसेस का नाम मिक्चुरेशन। तो ये कह रहे हैं मिक्चुरेशन होता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री सिग्नल भेजता है। कैसा? वॉलेंट्री सिग्नल भेजता है, तब यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। याद रखना, क्या क्या याद करोगे? यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या होगा? रिलैक्स होगा। यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो यूरिन जाएगा बाहर और यूरिन पास होगा बाहर। इसी प्रोसेस का नाम तो मिक्चुरेशन है। इसी प्रोसेस का नाम प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। क्लियर? और जरा देखते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till voluntary signal is given by central nervous system। तब तक स्टोर रहेगा जब तक सीएनएस से वॉलेंट्री सिग्नल ना आए कि यहाँ पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से आएगा। दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन, जो कि भरा हुआ है, इसके ये खींचेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इन रिस्पॉन्स, इसके बदले स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। यहाँ से सिग्नल जाएगा सीएनएस के पास कि ये भर गया है। किसके थ्रू जाएगा? अफरेंट पास ऑन मोटर मैसेजेस। याद रखना, यहाँ जाएगा और यहाँ से ये मोटर को, इफरेंट मतलब कौन? मोटर को पास होगा आगे। और जरा इसके आगे की लाइन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। To initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and stimulate simultaneous relaxation of urethral sphincter। याद रखना, यू स्मूथ मसल्स जो है यूरिनरी ब्लैडर की वो क्या होंगी? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या होगा? रिलैक्स होगा और यूरिन जाएगा बाहर। प्रोसेस का नाम यूरिनेशन। आओ जरा आगे पढ़ते हैं। अब जब हम लोग यूरिनेशन करते हैं, यूरिन जो हमारा होता है, यूरिन होता कैसा है? ध्यान से सुनो। स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। इसी प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये जो न्यूरल मैकेनिज्म है, नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा है, इसे क्या बोला? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक एडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है पर डे, एक दिन में। यूरिन फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये लाइट येलो कलर का है जो बनेगा, वाटरी फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच होता है 6। कैसा होता है यूरिन? स्लाइटली एसिडिक, पीएच कितना है? 6। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रेटेड आउट पर डे। एक दिन में कितना यूरिया बाहर किया जाता है? शुरुआत किया था चैप्टर, वहीं पर बताया था 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर करते हैं। और यूरिन कितना? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर यूरिन, उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में हुआ है, अमोनिया से यूरिया ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, और यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हुआ है, नेफ्रॉन में। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। कोई बीमारी हुई
डॉक्टर के पास जाते हो, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिख देता है डॉक्टर। ये पुराना मेथड है, हमेशा से यूज होता चला आ रहा है। ये बहुत सारे डिसऑर्डर का भी पता लगता है, एनालिसिस की जाती है, कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, किडनी का डिसऑर्डर या कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर ये मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी को भी बताता है यूरिन टेस्ट करके। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कंडीशन का नाम ग्लाइकोस्यूरिया। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। और ये इंडिकेटिव है किसके? डायबिटीज मेलिटस के। अगर यूरिन टेस्ट होता है और यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लग जाती, कंडीशन का नाम कीटोन्यूरिया, ग्लूकोज आने लग जाता है ग्लाइकोस्यूरिया, और ये दोनों इंडिकेटिव हैं, इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को डायबिटीज़ है। कौन सा डायबिटीज़? डायबिटीज़ मेलिटस। और याद रखो जरा, तुम्हें बताया था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, उसमें याद करो एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन या एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अगर यूरिन में वाटर ज़्यादा आने लग जाए, एक्सेसिव लॉस होने लग जाए, तो वाटर का लॉस ज़्यादा क्यों होगा? याद रखो एडीएच, एडीएच का काम क्या है? तुमने पढ़ा है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका नाम एंटी डायूरेटिक क्यों है पता है? क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर अगर होने लग जाए, यूरिन के साथ पानी ज़्यादा लॉस होने लग जाए, तो एडीएच उसको रोकने का काम करता है, जिसका नाम वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन उसको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस। उसे क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। और उसी डायूरेसिस को रोकने का काम कर रहा है, इसलिए नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम पड़ा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वही कंडीशन कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। जब यूरिन में वाटर ज़्यादा आने लग जाए, यूरिन कलरलेस एंड टेस्टलेस हो जाता है। इंसिपिड का मतलब ही यही होता है, कलरलेस, टेस्टलेस। इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो क्या याद रखोगे? जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए, कीटोन बॉडीज आने लग जाए, ये इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलिटस है। और अगर यूरिन में वाटर लॉस ज़्यादा होने लग जाए, कलरलेस हो जाए, वो कंडीशन क्या होती है? डायबिटीज इंसिपिडस होती है। और वो क्यों होता है? एडीएच के लो सेक्रेशन से या ना सेक्रेशन से। अगर एडीएच सेक्रेट ना हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा डीसीटी में, तो वाटर का लॉस ज़्यादा होने लग जाएगा यूरिन में, वो डायबिटीज इंसिपिडस का केस है। तो चलो जरा कह रहे यूरिन का टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं बहुत सारे डिसऑर्डर। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन में और भी ऑर्गन्स का रोल है। ध्यान से सुनो किन ऑर्गन का रोल है भाई। हमारी बॉडी में CO2 भी प्रोड्यूस होता है, और उस CO2 को हम लंग्स के थ्रू बाहर करते हैं। तो लंग्स भी एक जो है वो हमारे CO2 जो है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो भी बाहर किया जा रहा है। तो सुनो जरा, इनके अलावा कौन कौन? अदर देन किडनी, किडनी के अलावा लंग्स, लीवर, जो बाइल पिगमेंट वगैरह होते हैं वो आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू चले जाते हैं बाहर, जो एक्सेस में होते हैं। स्किन, स्किन अभी पढ़ेंगे। स्वेट, जो पसीना आपका होता है उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जाते हैं, उसका भी रोल होता है। हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट। तो किडनी के अलावा लंग्स का काम है, लीवर का काम है, स्किन का काम है, ये सब भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करते हैं, कुछ एक्सक्रेटरी वेस्ट को बाहर करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि लंग्स जो है वो रिमूव करता है कितना? 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट। कितना? 200 ml CO2 पर मिनट रिलीज करता है कौन? हमारा लंग्स। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे बाहर जाते हैं। लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, वहाँ पर इंडोक्राइन तुम ग्लैंड पढ़ोगे, लेकिन जब ग्लैंड आता है इंडोक्राइन ग्लैंड तो वहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है, जब डाइजेशन पढ़ते तो आता था। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सेक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये रिलीज करता है। और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर कर दी जाती हैं, तो इसका भी रोल है बाहर करने में। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें कहाँ चली जा रही हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर चली जा रही हैं। द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, जो कि स्किन में प्रेजेंट होती हैं। स्वेट ग्लैंड ये स्किन में प्रेजेंट है,
ये स्वेट निकालती, पसीना निकालती, इनके साथ साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर चले आते हैं। लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो होता है स्वेट का, पसीने का, वो बॉडी को कूल करना होता है। बॉडी को ठंडा, जब हीट ज़्यादा हो जाए, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी का, तो स्वेटिंग होती है बॉडी को कूल करने के लिए। प्राइमरी फंक्शन इसका बॉडी को कूल करना है, बॉडी सरफेस को, न कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना। लेकिन इनके साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर हो जाते हैं। सीबम, जो कान में खूट निकल रहा है जो आप बोलते हो, ये जो सीबम वैक्सी मटेरियल, ये सब हमारे स्किन को, हमारी लेयर को, कैनाल को स्मूथ बनाने का काम करते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ सीबम, वैक्स, ये सब बाहर जाते हैं, जो इनके साथ साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर जाते हैं। तो ये दोनों, चाहे सीबेसियस ग्लैंड हो चाहे स्वेट ग्लैंड, ये स्किन में पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सेक्रेशन। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग, क्या क्या होगा स्वेट में? NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, याद रखोगे। स्वेट में क्या क्या? वाटर तो है ही स्वेट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, ये भी पाए जाते हैं। दो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है इसका, वो बॉडी को कूल करने का है, स्वेट का, एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करने का नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। तो स्वेट के साथ ये सारी चीज़ें पसीने से बाहर चली जाती हैं। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स थ्रू सीबम, इसके थ्रू ये बाहर कर दिए जाते हैं। दिस सेक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग फॉर द स्किन, स्किन को ऑयली बनाते हैं, चिकना बनाए रखते हैं, स्मूथ बनाए रखते हैं। डू यू नो, कह रहे हैं कि आप जानते हैं, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे सैलाइवा से भी बाहर चला जाता है। स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट सैलाइवा से भी बाहर जाता है। क्लियर? ये है रोल ऑफ अदर ऑर्गन। तो मेन ऑर्गन जो हमारा एक्सक्रेशन का है वो कौन है? किडनी। लेकिन इनके अलावा कह रहे हैं लंग्स, लीवर, स्किन, इनका भी रोल एक्सक्रेशन में है। चलिए आगे देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर में यहाँ पर हम लोग दो डिसऑर्डर, यहाँ पर 3-4 डिसऑर्डर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यूरीमिया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रीनल कैलकुली, तीसरा पढ़ेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये है क्या यूरीमिया? पहला केस हम लोग देखते हैं यूरीमिया। किसी पर्सन अगर किडनी सही काम न करे, ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, अगर किडनी सही काम न करे, देयर आर डिपोजिशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया। अगर किडनी सही नहीं काम कर रही है तो किडनी, बोलो अभी अभी पढ़ के आए, एक्सक्रेशन पढ़ रहे हो, यूरिया जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारा, उसको बाहर करने का काम किसका है? किडनी का। लेकिन अगर किडनी सही काम ना करे तो यूरिया डिपॉजिट होने लग जाएगा कहाँ पर? ब्लड में, और इस कंडीशन का नाम होता है यूरीमिया। और ऐसे पेशेंट को बोलते हैं यूरेमिक पेशेंट। तो इनको सही कैसे किया जा सकता है? सही करने की एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में करते क्या है, और जरा देखते हैं हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है। तो पहला कंडीशन जरा देखो, मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन, मतलब अगर सही काम ना करे किडनी, कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरीमिया। अब यूरिया अगर ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगी, ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, और हो सकता है कि आगे चल के किडनी फेल्योर का भी रीजन बन जाए, किडनी भी फेल हो जाए। ऐसे पेशेंट को सही किया जाता है, यूरिया निकाली जाती है हीमोडायलिसिस के थ्रू, डायलिसिस किया जाता है। और अगर डायलिसिस से भी सही ना हो, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट जो रास्ता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो आओ जरा देखते हैं कि डायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस, आओ जरा देखते हैं डायलिसिस। ध्यान से सुनो, डायलिसिस में करते क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि बॉडी से ब्लड निकालते हैं बाहर, और बॉडी से ब्लड निकालते हैं तो आर्टरी से निकालते हैं, कन्वेनिएंट आर्टरी। आर्टरी से क्यों निकालते हैं? आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करता है, और प्योर ब्लड को कैरी करता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा, वहाँ से अगर निकाल लेंगे तो वो जाएगा कहाँ पर? हार्ट में, और हार्ट से पंप होगा तो पूरी बॉडी में जाएगा, वो क्लियर होगा। जरा ध्यान से सुनो, वहाँ पर उसमें इस समय क्या है बोलो? ज़्यादा है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कह रहे हैं कि ये मान लो किसी पर्सन का ये हाथ है, यहाँ से निकालते हैं, क्या निकालेंगे यहाँ से? ब्लड, ब्लड फ्रॉम आर्म। एनसीईआरटी कहती है कन्वेनिएंट आर्टरी, जहाँ से सही हो, उपयुक्त आर्टरी, जनरली रेडियल आर्टरी यहाँ से रिस्ट से निकाली जाती है। कह रहे अगर इसको ये ब्लड बाहर निकाल लिया तो बोलो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि पाया जाता है हिपैरिन। क्या पाया जाता है? हिपैरिन।
ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ऐड किया जाता है, इस ब्लड में ऐड करेंगे हिपैरिन। क्या ऐड करेंगे? हिपैरिन, ताकि यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, कोएगुलेशन ना हो। इसको ले जाते हैं, इस ब्लड को ले जाते हैं एक डायलाइजर में, जिसे डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग यूनिट। और इसी डायलाइजिंग यूनिट का दूसरा नाम, क्वेश्चन आता है इस पर, डायलाइजिंग यूनिट का दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी होता है। डायलाइजिंग यूनिट का दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में डायलाइजिंग यूनिट में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, याद रखो, ये जो मेम्ब्रेन है ये है सेलोफेन मेम्ब्रेन। इसी को सेलोफेन ट्यूब भी बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब। और ये होती है पोरस, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, ये पोरस होती है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या भरा है? सुनो, ये ऐसा पेशेंट है, ऐसा पर्सन है जिसकी किडनी सही काम नहीं कर रही है, इसके ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। इस पर्सन का ब्लड ला रहे हैं कहाँ पर? आर्टिफिशियल किडनी में, लेकिन इसमें ऐड कर रहे हैं हिपैरिन, ताकि यहाँ पर कोएगुलेशन ना हो, क्लॉटिंग ना हो ब्लड की। और यहाँ पर ये डायलाइजिंग फ्लूइड विथ ट्रीटेड वाटर, डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो यहाँ पर होगा क्या? तो ध्यान से सुनो, डायलाइजिंग फ्लूइड में वो सब कुछ पाया जाता है जो ब्लड में होता है, जो ब्लड में होता है वो सब कुछ पाया जाता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब ये जो पर्सन का ब्लड आ रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है ज़्यादा। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन? यूरिया है ज़्यादा। लेकिन ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें सब कुछ ब्लड के जैसा है, प्लाज्मा के जैसा जो कंपोजिशन होता है प्लाज्मा के जैसे, याद रखना, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो सोचो, जब यहाँ से ये ब्लड पास हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कम है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कहाँ चला जाएगा? इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा। तो डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन भी पूछता है, तो याद रखना, कंपोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ दिया जाए तो वो सब कुछ पाया जाता है यहाँ पर जो प्लाज्मा में होता है। तो प्लाज्मा से नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चली गई, और इसमें अब नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना। अभी तक तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं था, लेकिन अब बढ़ गई। तो इधर से ये डायलाइजिंग फ्लूइड इंटर करा रहे हैं, और इधर से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें आ रहा है उसको वेस्ट वाला बाहर भी निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो खुद इसके अंदर बढ़ जाए यूरिया की कंसंट्रेशन। तो लगातार ऐड कर रहे हैं, और ये ब्लड जो यहाँ से पास हुआ, ये ब्लड अब क्लियर हो गया, साफ हो गया, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, और इसको ले आते हैं यहाँ पर, ये इकट्ठा हुआ, यहाँ से वापस भेज देंगे फिर से कहाँ? बॉडी में। तो निकाले किससे थे? निकाले थे, ये निकालते किससे हैं? आर्टरी से, आर्टीरियल साइड से निकालते हैं, और डालते कहाँ पर हैं? वेन में। कहाँ पर? वेन में, ये याद रखना। लेकिन जब बॉडी में वापस से ब्लड को डाला जाता है तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंटी हिपैरिन, क्योंकि हमारी बॉडी में हिपैरिन पाया जाता है। जो हिपैरिन आपने मिलाया था उसको न्यूट्रल कर दो, क्या मिला दिया? एंटी हिपैरिन। और ये हो गया ब्लड क्लियर, वापस चला गया वेन में। वेन में जाएगा क्योंकि वेन ले जाती है ब्लड को कहाँ पर? हार्ट में, और हार्ट पंप करेगा तो पूरे ऑर्गन को जाएगा प्योर ब्लड, अब जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। ये प्रोसेस है हीमोडायलिसिस। कह रहे हीमोडायलिसिस इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट। जितने भी यूरेमिक पेशेंट हैं, यूरेमिया वाले पेशेंट, उनके लिए वरदान का काम कर रहा है डायलिसिस। आओ जरा देखते हैं, ये क्लियर? ये क्या है? डायलिसिस। आपसे पूछेगा क्या? ब्लड निकालते कहाँ से हैं? आर्टरी से निकालते हैं। ब्लड बॉडी में वापस कहाँ से भेजते हैं? वेन से भेजते हैं। क्लियर? चलो एनसीईआरटी ली थी कन्वेनिएंट आर्टरी, जहाँ से उपयुक्त हो, जनरली यहाँ से निकालते हैं, रेडियल आर्टरी से। कह रहे जब इसको आगे ले जाते हैं तो कहाँ पर? आर्टिफिशियल किडनी में ले जाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम डायलाइजिंग यूनिट भी होता है।
इसमें सेलोफेन मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि पोरस होती है, तो इसको यहाँ भेजने से पहले इसमें हिपैरिन मिला दिया ताकि ब्लड का कोएगुलेशन ना हो। डायलाइजिंग फ्लूइड में वो सब कुछ होगा जो प्लाज्मा में होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा और इस पेशेंट के ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है। जब यहाँ से ये गुजरेगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम ब्लड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डायलाइजिंग फ्लूइड में, और ये जो क्लियर ब्लड है ये वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा। वेन के थ्रू भेजेंगे, उसमें एंटी हिपैरिन मिला देंगे ताकि अब वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हिपैरिन है, मतलब पेशेंट के बॉडी में। यहाँ से ये डायलाइजिंग फ्लूइड इंटर करते रहते हैं, फ्रेश वाला जो ट्रीटेड है, और जो ये खराब जहाँ में नाइट्रोजनस वेस्ट भर रहा है इसको बाहर भी निकालते रहते हैं, नहीं तो इसमें ही भर जाए कंसंट्रेशन। ये है आपका डायलिसिस। तो आओ जरा देखते हैं, ये डायलिसिस था तो बोलो जरा किस पेशेंट में करेंगे डायलिसिस, किस पेशेंट में करेंगे डायलिसिस? ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी सही काम नहीं कर रही है, तो उसकी किडनी यूरिया को बाहर नहीं कर पा रही है, उसके ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ गई, वो पेशेंट यूरेमिक पेशेंट कहलाएगा। उसको सही करते हैं डायलिसिस से, और डायलिसिस क्या है वो आपको बता दिया। अगर डायलिसिस सक्सेस ना हो तो अल्टीमेट जो ये रास्ता है, अल्टीमेट जो पाथ है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी क्लोज रिलेटिव को प्रेफर किया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम पेशेंट का उस ऑर्गन को, चूँकि फॉरेन ऑर्गन आ रहा है तो उसको रिजेक्ट ना करे, इसलिए क्लोज रिलेटिव को प्रेफर किया जाता है। और जरा देखते हैं हीमोडायलिसिस की तरफ सही करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वेनियंट आर्टरी, कन्वेनियंट मतलब उपयुक्त, जहां से सही हो, रेडियल आर्टरी से निकालते हैं, ब्लड निकाला जाता है, पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट। और डायलाइजिंग यूनिट का दूसरा नाम क्या है बोलो, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वेनियंट आर्टरीज पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपैरिन, एंटीकोएगुलेंट ऐड करेंगे। यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम, अभी बोला था डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। नाइट्रोजनस वेस्ट के जैसे ही होता है, प्लाज्मा के जैसे इसका कंपोजिशन होता है, सिर्फ डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इज सेम एज दैट ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड, या डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन सेम होता है प्लाज्मा के जैसे। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, पोरस होती है, अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। पेशेंट के ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा, डायलाइजिंग फ्लूइड में कम, तो पेशेंट के ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में चला गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। द क्लियर्ड ब्लड इज पंप बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, वेन के थ्रू बॉडी में भेजा जाता है। आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन, जो हिपैरिन लाया था उसे न्यूट्रल कर दो, एंटी हिपैरिन। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट। बून मीन्स वरदान का काम कर रहा है ये हजारों यूरेमिक पेशेंट के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेल्योर। रीनल टर्म किसके लिए बोलते हैं? किडनी के लिए, किडनी के लिए। तो कह रहे किडनी फेल्योर का सबसे लास्ट जो वो रास्ता है सही करने का, वो क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। A functional kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative. किसको प्रेफर किया जाएगा? किसी क्लोज रिलेटिव को, ताकि उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम उस ट्रांसप्लांट को, उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना करे। टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, मतलब जिसके अंदर डाला जा रहा है, मतलब पेशेंट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट। आजकल ऐसे ऐसे प्रोसीजर आ गए जिससे सक्सेस का रेट बढ़ गया है। रीनल कैलकुली, जिसे किडनी स्टोन बोल रहे हो, रीनल कैलकुली, स्टोन और इनसॉल्युबल मास। अगला डिसऑर्डर, क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑक्सलेट के सॉल्ट होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में, जिसे रीनल कैलकुली बोलते हैं। अगला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस पढ़ा था, नेफ्रॉन का पार्ट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए ग्लोमेरुलस में तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। नेक्स्ट सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट।